दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि क्वेश्चंस के आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछ रहा है हमारे ग्रह और तारों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इनके अंतर बताने में हम क्या लिखेंगे, खगोलीय पिंडों का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो हम ग्रहों का डिफरेंस बता देते हैं कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। तो ग्रहों के पास अपनी ना तो लाइट होगी और ना ही इनके पास कोई हीट होगी। तो इसके ठीक विपरीत लिख देंगे तारों के लिए कि तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। तो तारे क्या होते हैं? तारे इल्यूमिनस होते हैं, उनके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है, जिसके सहारे बाकी के ग्रह क्या करते हैं, खुद को प्रकाशित करते हैं, उनको लाइट मिलती है। सेकेंड थिंग, इस ग्रह में ये लिखेंगे कि जो हमारे ग्रह हैं वो समानतः छोटे होते हैं, तारों की तुलना में छोटे होते हैं। तो ग्रह समानतः तारों से छोटे होते हैं। इसी के ठीक विपरीत लिख देंगे कि तारे आकार में बहुत बड़े होते, तो तारों का साइज क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और ये हमारे क्या हो जाएंगी, डिफरेंस के अंदर आ जाएंगी दो चीजें। और इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौर मंडल जो हमारी सन की फैमिली है, उसके अंदर जो जो इंसान है और जो जो लोग रह रहे हैं उनके नाम लिख देते हैं हम। सबसे पहले ये लिखेंगे कि सूर्य, जो कि इसका बिल्कुल सेंटर है, जो कि बिल्कुल इसका सबसे बड़ा मेंबर है, उसको लिख देंगे कि सूर्य तथा इसके 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर मंडल परिवार का नाम देते हैं। तो सौर मंडल को हम क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी बता दिया कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाएंगे और वो एक निश्चित कक्षा के अंदर ही चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ इन ग्रहों के आसपास कुछ उपग्रह भी होते हैं जो कि इन ग्रहों के चक्कर लगाने वाली है, परिक्रमा करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो हम जब बात करते हैं सूर्य और हमारे जितने भी प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सूर्य की दूरी से हमेशा लिखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही कहा गया है। हमने इसके लिए नेमोनिक्स भी याद की थी, याद हो आपको, तो इंग्लिश में था, लेकिन हम उसे याद करके बाकी ग्रहों को, जितने भी ग्रह हमारे पास मौजूद है, उनकी दूरी का पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे सूर्य से कितना दूर है। तो वही उसी का यूज करते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो माई से हो जाता है हमारा मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध कहते हैं। वेरी से हो जाता है वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। वेरी से वीनस, एंड देन एफिशिएंट से हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, एंड मदर से मार्स यानी कि हमारा ये मंगल ग्रह। जस्ट से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न सर्व्स अस, सैटर्न से हमारा शनि हो जाता है। अस से यूरेनस, कई बार इसको हम अरुण के नाम से भी जानते हैं, तो अरुण भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और नेपच्यून यानी कि वरुण, नट्स हमें सर्व कर रही है, हमें बादाम खिला रही है मम्मी, तो नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये हमारे 8 प्लैनेट है और ये सूर्य की दूरी, जितनी जिसकी दूरी है उतना उसको उस क्रम में हमने लिखा। तो सबसे पहले हमने बुध को लिखा और सबसे दूर हमारा ग्रह था नेपच्यून यानी कि वरुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह क्यों है? 8 ग्रह हैं हमारे पास और उनमें से सबसे अनूठा, सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है। किन कारणों की वजह से? तो देखो, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पहली बात, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती है।
ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है हमारे सौर मंडल में जहां पे हमें लाइफ यानी कि जीवन दिखे। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ जीवन है, ये एक अद्भुत ग्रह है। दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी पे जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो पृथ्वी के ऊपर अगर जल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगी, जीवन नहीं होगी। जल है और इसीलिए हमारा ये जीवन भी मुमकिन है, मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। अगर जल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जीवनदायी वायु भी उपस्थित है, जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी यहाँ पे उपस्थित है जो कि जीवन के पनपने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इन दोनों को भी इसके अंदर शामिल करते हैं इस आंसर के अंदर कि पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरी बात, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन लिखना है, ठीक है, आर्गन नहीं, नाइट्रोजन गैस भी उपलब्ध है। तो ये है हमारा चौथा आंसर। अब चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे, उनका आंसर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम चंद्रमा के एक ही भाग को, एक ही साइड को देख पाते हैं? यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अगर मैं चंद्रमा हूं और मैं पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ, तो जो अब मेरा एक साइड ये है यानी मेरा पीछे बैक, और एक साइड ये है मेरा फेस वाला हिस्सा, तो चंद्रमा का एक ही साइड दिखता है। शायद वो उसका बैक है या फिर उसका फेस है, तो एक ही साइड क्यों दिख रहा है, उसका दोनों साइड क्यों नहीं दिखता? तो इसका रीजन ये है हमारे पास कि जो हमारा चंद्रमा है वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पे वो 27 दिनों में घूमता है, और साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर यानी अपने कक्ष पर यानी पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में चक्कर लगाता है। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है उसका एक ही साइड, एक ही भाग हम पृथ्वी वासियों को दिखता है। आइए इसको लिख देते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है, और यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो यही रीजन है कि वो दोनों ही काम, घूर्णन भी और परिक्रमा भी 27 दिन में कर रहा है, इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग हमारे चंद्रमा का देख पाते हैं। तो आपने देखा होगा चंद्रमा का कि एक ही भाग दिखता है। वो जो दादी अम्मा बैठी होती है चंद्रमा के ऊपर, वही वाला भाग हम देख पाते हैं। और आज से ही नहीं, जब मैं छोटी थी तो भी वही भाग दिखता था। तो इसी वजह से ये चंद्रमा हमें आज पता चल गया क्यों हमें सिर्फ वही वाला फिगर दिखता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड को हमें यहाँ पे परिभाषित करना है। देखो ब्रह्मांड के अंदर क्या आएगा, सभी तारे आ जाएंगे, जितने भी तारे हैं, जितने भी हमारे सौर मंडल होंगे, जितने भी तारों के जो मंडल होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो आ जाएंगे। सारे के सारे आकाश गंगाएं आ जाएंगी, और वो सारे मिलके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसके अंदर हम सभी उपस्थित है, आप, हम, और शायद वो एलियन भी जो कि जादू के प्लैनेट पे रह रहा होगा। ठीक है, तो लिखना कैसे, देखो जादू वाला मत लिख देना, ठीक है। लिखना क्या, करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। हमने क्या किया, सबसे पहले आकाशगंगा को परिभाषित कर दिया, क्योंकि इसी के सहारे हम ब्रह्मांड को परिभाषित करेंगे। देखो इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत सारे आकाशगंगाएं स्थित है, जिसके अंदर हमारा ये सौरमंडल भी स्थित है, और इसी ब्रह्मांड का हम सभी हिस्सा है। चाहे जो भी इस संसार में रह रहा हो, इस पूरे के पूरे विश्व में रह रहा हो, वो इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो ये था हमारे चैप्टर 1 अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे इस चैप्टर के हम टिक द करेक्ट करेंगे। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.